क्लास में आपका स्वागत है। एकदम रिलैक्स हो जाओ, भूल जाओ कि आप कोई टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आज हम बस अपने ही शरीर के एक बहुत ही शानदार सिस्टम को समझेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। कॉपी पेन अभी साइड रख दो, बस मेरी बातों को इमेजिन करना। कॉन्सेप्ट एक बड़ी गलत फहमी, ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि सांस लेना ही रेस्पिरेशन है, पर ऐसा नहीं है। इमेजिन करो तुम्हारा शरीर एक गाड़ी कार है। हम जो खाना खाते हैं वो गाड़ी का पेट्रोल है। पर क्या सिर्फ पेट्रोल डालने से गाड़ी चलती है? नहीं, इंजन में उस पेट्रोल को जलने के लिए हवा, ऑक्सीजन चाहिए होती है, तभी एनर्जी बनती है। ब्रीदिंग, सांस लेना, सिर्फ नाक से हवा अंदर, ऑक्सीजन लेना और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, यह बस एक फिजिकल काम है। रेस्पिरेशन, श्वसन, उस ऑक्सीजन का खून के जरिए हमारे शरीर के हर हिस्से में जाना और हमारे खाए हुए खाने, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाना, यह एक केमिकल काम है। कॉन्सेप्ट 2, हवा का सफर, द पाथवे ऑफ एयर। जब तुम सांस लेते हो तो हवा किन किन रास्तों से होकर फेफड़ों, लंग्स तक जाती है? एग्जाम में इसका सीक्वेंस पूछते हैं। नाक से हवा अंदर जाती है, नाक के बाल और म्यूकस हवा को फिल्टर करते हैं, धूल मिट्टी रोकते हैं। फेरिंग्स, ग्रसनी, यह गले का वो हिस्सा है जहां खाना और हवा दोनों आते हैं। लैरिंग्स, स्वरयंत्र, वॉइस बॉक्स, यहां से हमारी आवाज निकलती है। एग्जाम पॉइंट, यहां एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यह एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है। जब हम खाना निगलते हैं तो यह सांस की नली को बंद कर देता है ताकि खाना फेफड़ों में न चला जाए। ट्रेकिया, श्वास नली, विंड पाइप, यह गले से फेफड़ों तक जाने वाली पाइप है। एग्जाम पॉइंट, इस पाइप में सी शेप के कार्टिलेज, मुलायम हड्डी के रिंग्स होते हैं जो इस पाइप को पिचकने, कोलैप्स होने से रोकते हैं, चाहे इसमें हवा न भी हो। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया आगे चलकर दो हिस्सों में बट जाती है, दोनों लंग्स के लिए, इन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये और छोटी छोटी डालियों, ब्रांचेस में बट जाती हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट 3, द मेन हीरो, लंग्स एंड एल्वियोली। फेफड़े खुद कुछ नहीं करते, उनके अंदर असली काम करता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर। फेफड़ों के बिल्कुल एंड में छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसे बलून होते हैं, इन्हें एल्वियोली, वायुकोश कहते हैं। एग्जाम पॉइंट, एल्वियोली को फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, फेफड़ों की इकाई कहा जाता है। काम क्या है? जब हवा इन बलून्स, एल्वियोली में भरती है तो इनके आसपास खून की नलियां होती हैं। यहां पर खून हवा से ऑक्सीजन खींच लेता है और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ देता है, जिसे हम सांस छोड़कर बाहर निकाल देते हैं। कॉन्सेप्ट 4, असली जादू, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब खून उस ऑक्सीजन को लेकर सीधे हमारी बॉडी के सेल्स, कोशिका के पास जाता है, खासकर माइटोकॉन्ड्रिया के पास। यहां एक रिएक्शन होती है। ग्लूकोज, खाना प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। देखो, इसे बहुत इजी तरीके से समझो। तुम खाना खाते हो जैसे रोटी, राइस, शुगर एक्सेट्रा, इनसे बॉडी को ग्लूकोज मिलता है, फिर हम सांस लेते हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता है। अब बॉडी के अंदर सेल्स के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों मिलते हैं और रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनती है जिसे हम सांस से बाहर निकालते हैं। वाटर भी बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी बनती है। यही एनर्जी चलने, सोचने, पढ़ने, हार्ट बीट, बॉडी हीट सब में यूज होती है। एग्जाम पॉइंट, यह एनर्जी किस रूप में बनती है? इसे ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ATP हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन साइकिल में 38 ATP एनर्जी बनती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यह एनर्जी बनाता है, इसलिए इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। इससे पहले कि तुम ये सोचो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन साइकिल क्या है, तो इसे तुमने पहले ही समझ लिया है जो तुमने अभी पढ़ा कि बॉडी का एक पूरा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज टूटकर एनर्जी बनाता है। इसी एनर्जी को ATP कहते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन साइकिल कहते हैं। एक आखिरी चीज, डायफ्राम। हमारे फेफड़ों के पास खुद फूलने या पिचकने की ताकत नहीं होती। लंग्स के ठीक नीचे एक मसल होती है, डायफ्राम। जब डायफ्राम नीचे की तरफ खींचता है तो फेफड़ों में जगह बनती है और हम सांस अंदर लेते हैं। जब डायफ्राम वापस ऊपर आता है तो फेफड़े दबते हैं और सांस बाहर निकल जाती है।
प्रेग्नेंट लेडीज में डायफ्राम दब जाता है, तब उनकी पसलियां रिब्स सांस लेने में मदद करती हैं। देखो कितना सिंपल था। नाक से हवा आई, ट्रेकिया से गई, एल्वियोली में खून से एक्सचेंज हुई, खून ने ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को दी, माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी एनर्जी बना दी। बताओ क्या इस कहानी में कोई ऐसा वर्ड या स्टेप है जो तुम्हें समझ नहीं आया या दिमाग के ऊपर से निकल गया? अभी जो हमने पढ़ा वो फाउंडेशन थी, अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। हम बुकिश लैंग्वेज नहीं बल्कि एग्जाम और रिजल्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज करेंगे। टीसीएस जो एसएससी और रेलवेज के एग्जाम्स करवाती है और ग्रेजुएशन लेवल के पैटर्न में अब सीधे वन लाइनर्स कम और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। इसलिए हम कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज और ट्रैप्स जहां एग्जामिनर तुम्हें फंसाता है सब कवर करेंगे। आगे जो टेक्निकल वर्ड्स यूज होंगे उन्हें ध्यान से सुनना क्योंकि एग्जाम्स में ट्रैप्स वही होते हैं। कॉपी पेन निकालो और चलो शुरू करते हैं अपनी मास्टर क्लास। पार्ट 1 जहां 90% बच्चे गलती करते हैं। ट्रैप नंबर 1 एग्जामिनर पूछता है इनमें से कौन सी केमिकल प्रोसेस है और बच्चे ब्रीदिंग पर टिक लगा देते हैं। ब्रीदिंग सांस लेना सिर्फ हवा को अंदर इनहेल और बाहर एक्सहेल करना, यह एक फिजिकल भौतिक प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी नहीं बनती। रेस्पिरेशन श्वसन जो हवा तुमने अंदर ली ऑक्सीजन वो ब्लड के थ्रू सेल्स में जाती है और वहां तुम्हारे खाने ग्लूकोज को जलाकर एनर्जी एटीपी बनाती है। यह एक केमिकल रासायनिक और कैटाबॉलिक तोड़ने वाली प्रोसेस है। पार्ट 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टीसीएस का फेवरेट सेक्शन। यहां से सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज बनते हैं। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सी श्वसन, यह ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। कहां होता है? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO प्लस वाटर HO प्लस 38 एटीपी एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी। 2 एनारोबिक रेस्पिरेशन अनॉक्सी श्वसन, यह ऑक्सीजन की कमी या एब्सेंस में होता है। कहां होता है? सेल के साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्यक में। एनर्जी सिर्फ 2 एटीपी। देखो इसे ऐसे समझो, एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन कम या नहीं मिलती। नॉर्मली बॉडी एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन यूज करती है, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत तेज दौड़ने पर मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तब बॉडी इमरजेंसी मोड में चली जाती है और बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज तोड़कर थोड़ी एनर्जी बनाती है। इसी को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। यह मेनली सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। रिएक्शन ऐसे समझो, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के साथ ज्यादा एनर्जी 38 एटीपी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन कम एनर्जी सिर्फ 2 एटीपी, और जो लैक्टिक एसिड बनता है उसी की वजह से तेज दौड़ने के बाद मसल्स में दर्द क्रैम्प महसूस होता है। जैसे फुल इलेक्ट्रिसिटी हो मशीन स्मूथली चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी कम हो इमरजेंसी बैकअप मोड चलेगा। वैसे ही बॉडी भी ऑक्सीजन कम होने पर बैकअप मोड यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज करती है। पीवाईक्यू, दौड़ने के बाद मांसपेशियों में दर्द किस एसिड के बनने से होता है? आंसर लैक्टिक एसिड। ट्रैप बी इन यीस्ट बैक्टीरिया, यीस्ट ऑक्सीजन के बिना सांस लेता है और ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल एथेनॉल प्लस CO2 में बदल देता है। इसे फर्मेंटेशन किण्वन कहते हैं। पीवाईक्यू, शराब अल्कोहल बनाने में कौन सी प्रोसेस होती है? आंसर एनारोबिक फर्मेंटेशन। पार्ट 3 द पाथवे ऑफ एयर, हवा का सफर। एनटीपीसी और SSCCGL में हवा के गुजरने का सीक्वेंस पूछा जाता है। नोज फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एल्वियोली। अब हर हिस्से के एग्जाम पॉइंट्स देखो। फेरिंग्स ग्रसनी, यह खाने और हवा दोनों का कॉमन रास्ता है। लैरिंग्स स्वरयंत्र वॉइस बॉक्स, यहां से आवाज निकलती है। सुपर ट्रैप, यहां एक पत्ते लीफ जैसा ढक्कन होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। पीवाईक्यू, खाना खाते समय उसे सांस की नली में जाने से कौन रोकता है? आंसर एपिग्लॉटिस। ट्रेकिया श्वास नली विंड पाइप, इस पाइप को पिचकने कोलैप्स से रोकने के लिए इसमें सी आकार के कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। पीवाईक्यू, ट्रेकिया को बंद होने से कौन बचाता है? आंसर कार्टिलेजिनस रिंग्स।
एल्वियोली वायुकोश, यह फेफड़ों के एंड में अंगूर के गुच्छे जैसे बलून होते हैं। पीवाईक्यू फेफड़ों की फंक्शनल यूनिट, कार्यात्मक इकाई क्या है? आंसर एल्वियोली। गैस का एक्सचेंज, O2 खून में जाना और CO2 बाहर आना सिर्फ यहीं पर होता है। यह प्रोसेस डिफ्यूजन विसरण कहलाती है। पार्ट 4 लंग्स, फेफड़े और डायफ्राम। लंग्स कवर, फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। डायरेक्ट वन लाइनर फॉर बिहार SISSC। राइट वर्सेस लेफ्ट लंग, राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है 3 लोब्स और लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा 2 लोब्स, क्योंकि उसे दिल हार्ट को जगह देनी होती है। देखो इसे बहुत इजी तरीके से समझो। हमारे चेस्ट के अंदर 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। अब इम्पोर्टेंट बात, दोनों लंग्स सेम साइज के नहीं होते। क्योंकि हार्ट थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ होता है, इसलिए लेफ्ट लंग को हार्ट के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। इसी वजह से राइट लंग बड़ा होता है और लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है। अब लोब्स समझो। लोब्स मतलब लंग्स के अलग अलग हिस्से या भाग। जैसे कोई ऑरेंज कई हिस्सों में बंटी होती है, वैसे ही लंग्स भी सेक्शंस में डिवाइडेड रहते हैं। राइट लंग 3 लोब्स में और लेफ्ट लंग 2 लोब्स में। याद रखने की ट्रिक, हार्ट लेफ्ट साइड में है इसलिए लेफ्ट लंग छोटा है, सिर्फ 2 लोब्स, और राइट साइड खाली ज्यादा है इसलिए 3 लोब्स। अब प्लूरल मेम्ब्रेन समझो। लंग्स के ऊपर एक पतली प्रोटेक्टिव कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका काम लंग्स को प्रोटेक्ट करना, फ्रिक्शन कम करना, ताकि सांस लेते समय लंग्स स्मूथली मूव कर सकें। और डायाफ्राम एक मसल है जो लंग्स के नीचे होती है। जब ये नीचे जाती है लंग्स फैलते हैं और हवा अंदर जाती है। जब ये ऊपर आती है तो लंग्स सिकुड़ते हैं और हवा बाहर निकलती है। पार्ट 5 ब्लड्स रोल एंड द साइलेंट किलर ट्रैप। खून में ऑक्सीजन को कौन ढोता है? हीमोग्लोबिन। Hb+O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Hb+CO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन याद रखना 70% CO2 ब्लड में बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रैवल करती है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO से जुड़ जाता है तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यह CGL मेंस का लेवल है। द डेडलिएस्ट एग्जाम ट्रैप, मोस्ट रिपीटेड PYQ। सर्दियों में बंद कमरे में अंगीठी कोल फायर जलाकर सोने से मौत क्यों होती है? रीजन, कोयला जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड CO निकलता है। हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से 250 गुना ज्यादा प्यार कार्बन मोनोऑक्साइड से है, तो खून में O2 की जगह CO घुस जाता है और इंसान का दम घुट जाता है, एस्फिक्सिया। पार्ट 6 सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर ग्लूकोज का टूटना 2 स्टेप्स में होता है, इसे एकदम रट लेना। ग्लाइकोलिसिस, यह साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें O2 की जरूरत नहीं होती, इसमें ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड बनाता है। क्रेब्स साइकिल, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें O2 की जरूरत होती है, यहाँ पायरुविक एसिड पूरी तरह जलकर 36 ATP बनाता है। टोटल एनर्जी 38 ATP। PYQ क्रेब्स साइकिल सेल के किस हिस्से में होती है? आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। पार्ट 7 अदर। ध्यान से सुनो अब जो समझा रहा हूं, चलो इसको एक स्टोरी फ्लो की तरह समझते हैं, तब पूरा सिस्टम एकदम क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1 ब्रीदिंग, सांस लेना। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। नोज से, विंड पाइप से लंग्स तक ऑक्सीजन जाती है, फिर लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। स्टेप 2 ब्लड का ट्रांसपोर्ट। अब ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। अब ब्लड इस ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। स्टेप 3 सेल्यूलर रेस्पिरेशन शुरू। अब असली प्रोसेस शुरू होती है। सेल के अंदर फूड ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनती है। इसी प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी सेल के अंदर ग्लूकोज से एनर्जी बनाना सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन वाला, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। यह सबसे कॉमन और नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें 2 मेन स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 ग्लाइकोलिसिस। इसका लोकेशन साइटोप्लाज्म, यह पहला स्टेप है। यहां ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड बनाता है। यहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी एनर्जी बनती है 2 ATP। अब आगे क्या होगा डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन।
स्टेप बी क्रेब्स साइकिल। अगर ऑक्सीजन मिल गई तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। इसका लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां ग्लूकोज पूरी तरह टूट जाता है, CO2 प्लस वाटर प्लस बहुत सारी एनर्जी बनती है। यही मेजर ATP बनती है, लगभग 36 ATP। अब टोटल एनर्जी ग्लाइकोलिसिस से 2 ATP और क्रेब्स साइकिल से 36 ATP तो टोटल 38 ATP। इसे ही नॉर्मल रेस्पिरेशन साइकिल कहा गया है। टाइप 2 एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो तब क्रेब्स साइकिल नहीं होगी। सेल सिर्फ ग्लाइकोलिसिस तक ही जाएगा, पायरुविक एसिड पूरी तरह नहीं टूटेगा। इससे ह्यूमन मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी क्योंकि सिर्फ 2 ATP, इसलिए कम एनर्जी मिलती है, मसल्स में क्रैम्प पेन होता है। अब पूरा फ्लो एक लाइन में, ऑक्सीजन मिली तो ब्रीदिंग, ब्लड ट्रांसपोर्ट, फिर सेल ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल और लास्ट में 38 ATP। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रीदिंग कम, O2 कम, ग्लाइकोलिसिस ओनली, लैक्टिक एसिड बना और सिर्फ 2 ATP। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर। टर्म और उसके मीनिंग। सेल्यूलर रेस्पिरेशन पूरा एनर्जी मेकिंग प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन बिना रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म। क्रेब्स साइकिल सेकेंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया। नॉर्मल रेस्पिरेशन साइकिल यूजुअली एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पूरा प्रोसेस। अब ये सारे टर्म्स अलग अलग नहीं लगेंगे। पार्ट 7 अदर एनिमल्स एंड देयर ऑर्गन्स मैचिंग सीरीज। रेलवे और BSSC में मिलान मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिश टैडपोल मछली, मेंढक का बच्चा। गिल्स गलफड़े। मेंढक जमीन पर लंग्स से, पानी में स्किन त्वचा से। मेंढक दोनों जगह सांस ले सकता है। इंसेक्ट्स कॉकरोच, कीड़े ट्रेकिया, श्वास नली। इनके खून में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इनका खून लाल नहीं सफेद होता है। अर्थवॉर्म केंचुआ मॉस्ट स्किन गीली त्वचा। पार्ट 8 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड वॉल्यूम्स एक्स्ट्रा एच। एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। एक बार नॉर्मल सांस लेने में हम लगभग 500 मिलीलीटर हवा अंदर लेते हैं, इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। पूरी ताकत से सांस बाहर निकालने के बाद भी फेफड़ों में थोड़ी हवा बच जाती है ताकि फेफड़े पिचक न जाएं। इसे रेसिड्यूअल वॉल्यूम अवशिष्ट आयतन अप्रॉक्स 1200 मिलीलीटर कहते हैं। हवा जो हम इनहेल करते हैं नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। हवा जो हम एक्सहेल करते हैं नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 16%, CO2 4%। नाइट्रोजन बॉडी में 0 यूज होती है, जितनी अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। हमने पहले वाले सेशन में कोर कॉन्सेप्ट्स और बेसिक ट्रैप्स को लगभग 90% कवर कर लिया। लेकिन अगर हमें एकदम फुल प्रूफ तैयारी करनी है और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो कुछ एडवांस्ड पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं। यह कुछ ऐसे छुपे हुए एज पॉइंट्स हैं जहां नए एग्जाम पैटर्न और रियल PYQs का डीप एनालिसिस होता है। चलो इन बचे हुए 10% ट्रैप्स को भी लॉक कर देते हैं। द मिसिंग ट्रैप्स एडवांस्ड लेवल फॉर ग्रेजुएशन SSC रेलवेज। 1. द ब्रेन कंट्रोल दिमाग का कंट्रोल रूम। मिसिंग पॉइंट हम सांस लेते हैं, यह बॉडी का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसे ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? एग्जाम ट्रैप ऑप्शन में सेरेब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगटा दिया जाता है। आंसर हमारी ब्रीदिंग रेट को ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगटा कंट्रोल करता है। पॉइंट 2. हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट पहाड़ों का ट्रैप। मिसिंग पॉइंट जब हम ऊंचाई माउंटेन्स पर जाते हैं तो हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। इसे मेडिकल टर्म में हाइपोक्सिया कहते हैं। PYQ ऊंचाई पर जाने पर हमारे खून में क्या बदलाव आता है? आंसर बॉडी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए RBCs रेड ब्लड सेल्स की गिनती काउंट बढ़ा देती है। यही कारण है कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के गाल ज्यादा लाल होते हैं। पॉइंट 3. इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटोरी डिजीजेस श्वसन संबंधी बीमारियां। एम्फिसीमा वातस्फीति मोस्ट रिपीटेड PYQ। जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनके फेफड़ों की एल्वियोली की दीवार वॉल्स डैमेज हो जाती है। इससे सांस लेने का एरिया कम हो जाता है। इस बीमारी को एम्फिसीमा कहते हैं।
सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस BSAC और ग्रेजुएशन लेवल का फेवरेट क्वेश्चन जो लोग कोयले की खान, कोल माइंस या पत्थर तोड़ने वाली फैक्ट्री, सीमेंट, ग्लास में काम करते हैं, उनके फेफड़ों में धूल जमने से यह बीमारी होती है। इन्हें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं। एक यॉर्निंग, उबासी आना। मिसिंग पॉइंट, हमें उबासी क्यों आती है? आंसर, जब हमारे खून ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है, तब बॉडी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अंदर खींचने के लिए उबासी लेती है। 2 वोकल कॉर्ड्स, स्वर रज्जु का साइज। PYQSSC रेलवे लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट करके आवाज बनाते हैं। मेल्स में इसकी लंबाई 20 mm होती है, जबकि फीमेल्स में यह थोड़ी छोटी होती है, 15 mm। इसी एनाटॉमिकल डिफरेंस की वजह से औरतों की आवाज पतली, हाई पिच होती है। 3 हिक्कप्स, हिचकी आना। मिसिंग पॉइंट, हिचकी कहां से आती है? आंसर, जब हमारे डायफ्राम मसल में अचानक से कॉन्ट्रैक्शन, ऐंठन होती है और ग्लॉटिस, सांस की नली का ओपनिंग अचानक बंद हो जाता है, तब हिचकी आती है। अब जा दोस्तों, इसका कंप्लीट प्रैक्टिस PYQs, MCQs हमारे YouTube में अवेलेबल है। अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ईवा सिंह का मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि एग्जाम बोर्ड के उन टेक्निकल माइंड गेम्स और ट्रिकी सिलेक्शन पैटर्न्स को क्रैक करना है। हमारा एडवांस्ड ट्रिनिटी ट्रैप मेथड इसी सोच पर बना है। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा मारना छोड़ो और कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरो। स्टेप 2, ट्रैप्स आइडेंटिफाई करना सीखो, सवाल में कहां पर ट्रैप, जाल बिछाया गया है, उसे पहचानना सीखो। स्टेप 3, ट्रैप एज बेस्ड प्रैक्टिस, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, PYQs और MCQs को इस तरह से प्रैक्टिस करो कि हर एक गलती आपका एज, ताकत बन जाए और आपका रिजल्ट हकीकत में बदल जाए। यह एडवांस्ड सेशन उन बच्चों के लिए एक तोहफा है जो सच में क्वालिटी स्टडी करना चाहते हैं, पर आज के हालातों की वजह से महंगे पेड क्लासेस लेने में कैपेबल नहीं हैं। याद रखना, पैसे की कमी आपकी काबिलियत को नहीं रोक सकती। एजुकेशन पर आपका पूरा हक है और आपकी इस लड़ाई में ईवा सिंह हमेशा आपके साथ खड़ा है। अब जाकर तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम 100% कंप्लीट हो गया है। पहले वाली मास्टर क्लास, जिसमें पाथवे, एरोबिक, एनारोबिक, एल्वियोली और ATP सब क्लियर था, और यह एज पॉइंट्स मिलाकर तुम्हारा पूरा मॉड्यूल पैक हो गया है। अब चाहे BSACCGL हो या NTPC का डीप स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, एग्जामिनर इससे बाहर से कुछ नहीं पूछ पाएगा। ईवास क्विक सेल्फ टेस्ट, चेक योर लर्निंग। अब इन 3 क्वेश्चंस के आंसर अपने दिमाग में सोचो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। क्वेश्चन 1, मांसपेशियों, मसल्स में थकान क्रैम्प किस एसिड के बनने से आती है? क्वेश्चन 2, खाने को सांस की नली में जाने से कौन सा ऑर्गन रोकता है? क्वेश्चन 3, हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा एफिनिटी, दोस्ती किस गैस के साथ होती है? देखा, अगर तुमने यह पूरी मास्टर क्लास ध्यान से पढ़ी है तो एक सिंगल क्वेश्चन इस पैटर्न से बाहर नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। कैसा लगा यह सेशन? क्या बायोलॉजी अब थोड़ी आसान और स्कोरिंग लगने लगी? अगर कोई भी टर्म समझ नहीं आया हो तो पूछ लेना।